हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं संविदा, जिसको बोलते हैं संविदा, ये LLB फर्स्ट ईयर सेम सेकंड वालों के लिए भी उपयोगी है। जिनका सेम वाइज पेपर होते हैं वो सेम सेकंड से, और जिनके ईयर वाइज पेपर होते हैं LLB फर्स्ट ईयर, उनके लिए भी ये उपयोगी है। और हमें ईयर या सेम से कुछ नहीं लेना है, हमें लेना है अपने कॉन्ट्रैक्ट से, एक्ट से। ये ऑल इंडिया में एक जैसा होता है और इसका कुछ चेंजिंग नहीं होती है, तो ये एक जैसा होता है। बस हमारा ये किसी का फर्स्ट सेम में होता है, किसी का सेकंड सेम में, किसी का फोर्थ में, या किसी का फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। ये बस चेंज, ईयर या सेम चेंज होते हैं, सिलेबस एक जैसा रहता है और पूरी लॉ में कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हमें अपने ईयर या सेम पे फोकस ना करके हमें अपने एक्ट पे फोकस करना है। उम्मीद करता हूं जो आज की मैं आपको वीडियो कराने वाला हूं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो के आधार पर हम समझेंगे कि LLB में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हमसे बार बार पूछे गए हैं, और यह समझेंगे कि क्रेता क्या होता है। इन दो बातों पे फोकस करेंगे। क्रेता, क्रेता कहते हैं खरीदने वाले को। ये क्वेश्चन है मेरा, और इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया तो भाई लाल बटन को प्लीज़ दबा दो और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नई वीडियो जैसे आएंगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। वीडियो की ज़्यादा लंबाई ज़्यादा ना हो, ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं, और रीड करने के बाद करते हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व। चलते हैं आपके प्रश्न पर और प्रश्न को देखते हैं। पहले पढ़ेंगे प्रश्न को 2 टाइम और फिर करेंगे आंसर को सॉल्व। क्रेता सावधान के नियम को अपवादों सहित समझाइए। क्रेता सावधान के नियमों को अपवाद सहित समझाइए। क्रेता कहते हैं खरीदने वाले को, खरीदार को। जो कोई वस्तु को खरीदता है उसे क्रेता बोला जाता है, और जो बेचता है उसे विक्रेता बोला जाता है। यानी कि हम साबुन लेने के लिए दुकान पर गए, हम तो हैं क्रेता, और जो दुकान का मालिक है जो हमें साबुन दे रहा है वो है विक्रेता। आधुनिक युग में अपवादों के कारण क्रेता सावधान का सिद्धांत लगभग विक्रेता सावधान में बदल गया है। स्पष्ट कीजिए। क्रेता सावधान के नियमों को अपवादों सहित समझाइए। एक तो ये है, या ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, आधुनिक युग में अपवादों के कारण क्रेता सावधान का सिद्धांत लगभग विक्रेता सावधान में बदल गया है। स्पष्ट कीजिए। इस सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब यह है, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक लेवल में समझा देता हूं, जिससे कि इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। क्रेता सावधान का सिद्धांत, जिस प्रकार हम कोई वस्तु खरीदने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, और वहां हम जब भी कोई सामान लेते हैं तो हम उसकी गुणवत्ता के बारे में पूछते हैं कि भाई जो हम सामान ले रहे हैं क्या वो सही है, और इसकी गारंटी और वारंटी क्या है। वो हमें गारंटी और वारंटी बताता है। या जब हम कोई सामान ले रहे होते हैं तो हमारा जो अधिकार बनता है, हम उस सामान की अच्छे से जांच करें, पड़ताल करें, और उसके बारे में डिस्कशन करें कि ये जो सामान हम ले रहे हैं वो सही है या गलत। या कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्रेता यानी सामान खरीदने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिसकी दुकान पर हम सामान लेने जाते हैं, वो हमारा परिचित होता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारा परिचित है और जो हम इससे सामान लेंगे वो हमें स्वच्छ, साफ और क्वालिटी का सामान देगा, जिसे हम उपयोग आसानी से कर सकते हैं, उपभोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति चाहे हमारा जानकार है या अनजान है या कोई नया ही कोई विक्रेता है, हमें उससे जब भी सामान खरीदना है जांच पड़ताल करके पूरे डिस्कशन के साथ उसकी गारंटी, वारंटी और उसकी क्वालिटी की जांच परख करने के बाद ही खरीदना है। इसी सब को कहते हैं क्रेता सावधान का सिद्धांत। यानी जो वस्तु खरीद रहा है उसे सावधानी के साथ खरीदारी करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है,
पूर्ण रूप से जब उसे संतुष्टि हो जाए, पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि जो वस्तु जो आइटम मैं खरीद रहा हूँ वो पूर्ण रूप से सही है, तभी उसको परचेज करे, तभी उसे खरीदे, तभी लेके आए। इसी सावधानी को कहते हैं क्रेता सावधान का सिद्धांत। इसके आधार पर अब आपको पूरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है आपके दिमाग में अच्छे से सेट बैठ जाएगा। एक बात और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप क्वेश्चन को देखा करो उसे अपनी आंखों में एक बार क्लोज करके, उन्हें बंद करके उसे इमेजिन। तो ये है क्रेता सावधान का सिद्धांत। हमें अपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ना था, अच्छे से पढ़ा, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो क्रेता सावधान का इसमें जो थ्योरेटिकल जो दे रखा है, इसमें थ्योरी जो दे रखी है, इसे हम एक बार थोड़ा सा रीड करेंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। लैटिन देखो, क्रेता सावधान का सिद्धांत लैटिन भाषा कैविएट एम्पटर को अंग्रेजी में लेट द वायर विवेयर तथा हिंदी में क्रेता सावधान कहते हैं। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि माल खरीदते समय क्रेता का यह कर्तव्य है कि अमुक वस्तु को खरीदने से पहले, यानी अमुक का मतलब है जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उससे पहले उसकी पूरी सावधानी और सतर्कता से जांच कर ले तथा उसे अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त पाने पर ही खरीदे। यानी कि हम जिस वस्तु को खरीदना चाहते हैं उसकी पहले सावधानी और सतर्कता से जांच करें कि जो वस्तु हम ले रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है, उपयोगी है और इसकी जो क्वालिटी है वो सही है, तभी हम उसे खरीदें। सामान्य विधि के अनुसार विक्रेता के कपट के अलावा क्रेता अपने जोखिम पर ही माल खरीदता है। सपोज करो सामने वाला जो विक्रेता है वो कभी भी अपने माल की बुराई नहीं कर सकता है, चाहे वो उसका गला सड़ा हुआ बेकार माल क्यों ना हो, एक्सपायरी डेट का माल क्यों ना हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। वो कभी भी, कोई भी विक्रेता अपने सामान की बुराई नहीं करेगा। हाँ, इतना कर सकता है 100 रुपये के माल को 95 पे डिस्काउंट करके दे देगा, उसके दाम प्राइस कम करके दे देगा, लेकिन वो कभी भी अपने सामान की बुराई नहीं करेगा। सामान्य विधि के अनुसार विक्रेता के कपट के अलावा क्रेता अपने जोखिम पर ही माल खरीदता है। जब तक कि माल विक्रय संविदा में ही कोई शर्त या आश्वासन ना हो, विक्रेता का ना तो यह कर्तव्य है कि वे अपने माल के प्रत्येक दोष को बताए और न ही उस वस्तुओं के दोषों को सक्रिय रूप से छुपाने का अधिकार है। यानी कि जब तक कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर गारंटी या आश्वासन दिया जाए कि भाई जो मैं वस्तु आपको दे रहा हूं ये गारंटी में है, इतने समय तक अच्छी चलेगी, या आश्वासन दे रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं भाई कि जो आप वस्तु लेके जा रहे हो ये बहुत ही अच्छी है, इसे आप उपयोग करो, तब तक अगर वो आश्वासन या शर्त नहीं देता है तो ये क्रेता की ही जिम्मेदारी होती है कि वो उस माल को ले या ना ले, वो अपनी जिम्मेदारी पर ही लेगा। और कभी भी विक्रेता, बेचने वाला उससे सच्चाई बोलेगा नहीं कि भाई शर्त या आश्वासन की वस्तु नहीं है, तो वो कभी सच्चाई नहीं बोलेगा ये बेकार है या सही है, वो कोई अपने माल को खराब नहीं बताएगा। जब तक माल विक्रय संविदा में ही कोई शर्त या आश्वासन न हो, विक्रेता का ना तो यह कर्तव्य है कि वह अपने माल के प्रत्येक दोष को बताए और न ही उसे वस्तु के दोषों को सक्रिय रूप से छुपाने का अधिकार है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो यह कपट का दोषी माना जाएगा और ना ही वो अपनी वस्तु के ज्यादा अवगुणों को छुपा सकता है क्योंकि वो कपट माना जाएगा। अतः क्रेता को चाहिए कि वह यह माल की इस प्रकार जांच करे जिससे वह माल में प्रकट होने वाले प्रत्येक दोष को पहचान ले, अन्यथा इस कारण होने वाली हानि को स्वयं ही सहन करना पड़ेगा। सामान्य विधि के इस सिद्धांत को ही क्रेता सावधान का सिद्धांत कहा गया है। यानी कि जब भी हम कोई सामान लेने जाते हैं या तो वो गारंटी का हो, आश्वासन का हो, तब खरीदें, या अगर वो आश्वासन या गारंटी का नहीं है तो पूरी जांच पड़ताल और सावधानी के साथ उसे खरीदें। कोई भी कस्टमर जब सामान लेने जाता है तो विक्रेता ये नहीं कहता है कि मेरे माल में कोई कमी है, नहीं वो बताता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सावधानी से माल खरीदना, क्रेता सावधान का सिद्धांत। यानी क्रेता सामान खरीदने वाले को सावधानी से सामान खरीदना चाहिए।
क्रेता सावधान का सिद्धांत कहा गया है। यह नियम विशिष्ट प्रकार के माल की बिक्री करने पर ही लागू होता है, जैसे घोड़ा या चित्र, क्योंकि ऐसे माल पर ही देखो हमें यहीं तक कर लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगे। देने के लिए इतने एग्जाम्पल दूंगा कि आप कहोगे सर ये काफ़ी हैं। ठीक है, हमें अपना हाइलाइटर निकाल लेना है, अभी आपको बता देना है कितना करना है। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसको आपको सेम टू सेम याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको आपको एक बार रीड करना है और अपनी लैंग्वेज में ये आपको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जो रह गया है इसे भी हाईलाइट आपको कर देना है, ये लिख देना है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, क्या करें। यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। वॉर्ड वर्सेस हॉब्स 1978 4AC में विक्रेता ने क्रेता को, बेचने वाले ने खरीदने वाले को कुछ सूअर नीलाम द्वारा बेचे। विक्रेता ने उनके गुणों या दोषों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। क्रेता ने स्वस्थ सूअरों के दाम दिए, परंतु वह बीमार निकले और एक को छोड़कर सब बुनियादी बुखार से मर गए। हाउस ऑफ लॉर्ड ने निर्णय दिया कि बीमार सूअर बाजार में भेजकर विक्रेता ने अपराध अवश्य किया है, किंतु उसने उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई शर्त या आश्वासन नहीं दिया था, अतः विक्रेता दायी नहीं है। देखो, वार्ड ऑफ हॉब्स में बोला है कि एक बेचने वाले व्यक्ति ने खरीदने वाले को, विक्रेता ने क्रेता को, एक व्यक्ति ने अपने सूअर बेचे और उनके पैसे उससे प्राप्त कर लिए, लेकिन जिसने खरीदे थे उसने एकदम स्वस्थ सूअरों के दाम उसे दिए थे और ना ही उससे कोई शर्त ली थी, ना ही कोई गारंटी ली थी, ना ही कोई आश्वासन लिया था। उन्होंने कहा मेरे सूअर बिक रहे हैं, उसने बोला कि ठीक है मैं आपके सूअरों को खरीदना चाहता हूं। उन्होंने उनके सूअरों को खरीद लिया, लेकिन जब वो घर पर लेकर गया उनमें से एक जो बुनियादी बुखार से बीमार था और धीरे धीरे कर कर वो सभी सूअर जो है मर गए। अब वो जो है कोर्ट में गया तो जजेस ने उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड ने निर्णय दिया कि बीमार सूअर भेजकर विक्रेता ने बाजार में भेजकर सूअरों को अपराध तो किया है, लेकिन उसने कोई शर्त या आश्वासन आपको नहीं दिया था कि मेरे जो सूअर हैं वो स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हैं। आपने जो है उससे ये बात चर्चा करी थी या नहीं करी थी? तो वो उससे ये पूछता है कि आपने चर्चा की, वो कहता है मैंने इस प्रकार की चर्चा या शर्त नहीं की। तो वो कहता है कि वो दोषी इस बात का तो है कि उसने बीमार सूअरों को पेट में यानी बेचने वाले स्थान पर भेजा है, लेकिन वो इसके लिए दंड नहीं दे सकता है कि उसने आपको बीमार सूअरों को बेचा, क्योंकि आप क्रेता हो, खरीदने वाले हो, आपको जांच पड़ताल और पूर्ण सावधानी से सामान खरीदने चाहिए था। इसलिए सूअर विक्रेता जो है दोषी नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इनरी अंद्राव यूलेक के AIR 9032 कॉल 879। देखो हमें बस इतना ही याद करना है। ठीक है, मैं एक क्रेता ने हसियन कपड़ा खरीदा तथा खरीद से समय विक्रेता को यह नहीं बताया कि उसे किस उद्देश्य के लिए कपड़ा चाहिए। मतलब एक व्यक्ति दुकान पर गया और उसने बोला कि मुझे कपड़ा चाहिए, लेकिन उसने ये बोला मुझे हसियन कपड़ा चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मुझे किस उद्देश्य के लिए कपड़ा चाहिए। विक्रेता ने उसको कपड़ा दे दिया, परंतु विक्रेता ने उसे हसियन कपड़ा दे दिया, किंतु उसमें बहुत खराब बदबू आती थी। फलस्वरूप उसे खाद्य पदार्थों की पैकिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, किंतु अन्य वस्तुओं की पैकिंग करने के लिए प्रयोग किया जा सकता था। निर्णय हुआ कि क्रेता उक्त कपड़े को वापस नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति कपड़ा खरीदने गया और उसने बोला कि मुझे हसियन नाम का कपड़ा दे दो। विक्रेता ने, दुकानदार ने हसियन नाम का कपड़ा उसे दे दिया है। अब जो क्रेता था, खरीदने वाला था, उसने ये नहीं बताया था कि मुझे खाने का सामान इसमें पैक करना है।
अगर वो उसे इस प्रकार बताता तो वो उससे पहले ही कह देता कि भाई आप जो इस कपड़े को ले जा रहे हो इसमें बदबू आती है, लेकिन उसने इस प्रकार की कोई डिमांड या बात नहीं करी। तो उसने सिर्फ डिमांड की थी मुझे हसियन नाम का कपड़ा दे दो, विक्रेता ने हसियन नाम का कपड़ा दे दिया। अब विक्रेता को क्या पता पड़ रहा है वो उससे क्या करने वाला है, उसने उसमें खाने के चीज़ों को, आइटमों को पैक करा, लेकिन उसमें जैसे उसने पैक करा तो उसमें बदबू आने लगी। मामला गया कोर्ट में, तो कोर्ट में बोला कि विक्रेता जो है दोषी नहीं है, क्योंकि आपने इस प्रकार की कोई शर्त रखी नहीं थी कि उसमें खाद्य पदार्थों की आप पैकिंग करोगे या खाने की वस्तुओं को बांधोगे, और आपने वहां पर डिमांड की थी हसियन कपड़े की। आपने जो मांगा था विक्रेता ने दे दिया, तो इसलिए विक्रेता वहां पे दोषी नहीं है, वो दंड नहीं देगा। अब देखते हैं क्वेश्चन का जो इंपोर्टेंट पार्ट है जो हमसे पूछा गया है, उसे देखते हैं। क्रेता सावधान के सिद्धांत के अपवाद। क्रेता सावधान सिद्धांत के अपवाद मतलब पहले तो ये बताओ क्रेता और विक्रेता में क्या शर्तें होनी चाहिए, और फिर उसके अपवाद भी बताइए। तो दोनों चीजों को हम कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में क्रेता सावधान का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अर्थात निम्नलिखित अवस्थाओं में क्रेता सावधान की बजाय विक्रेता सावधान का सिद्धांत लागू होता है। क्रेता सावधान का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किसका लागू होता है? विक्रेता सावधान का सिद्धांत। अभी तक हमसे पूछ रहे थे क्रेता सावधान का सिद्धांत क्या होता है, अब यहां पर क्या हो गया है, विक्रेता सावधान का नियम लागू होता है। किसमें? क्रेता सावधान के सिद्धांत के अपवादों के बारे में। अब पहला जो हमारा एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। क्रेता के उद्देश्य की उपयुक्तता के बारे में अपलक्षित शर्त, इसे देखते हैं। देखो एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको एग्जाम पर्पज के लिए आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, एग्जाम के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं। करने के लिए तो आप इसे 20 पेज का कर सकते हो, 25 पेज का भी कर सकते हो, लेकिन आपको 30 to 35 मिनट के अंदर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन जिस पर मैं हाइलाइटर चला रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। और एक बात बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर केस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, केस और सेक्शन। अगर आप केस सेक्शन अच्छे से कर रहे हो और हेडिंग डालो, केस लिख दो, तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। आपको ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या लिखना है, हेडिंग डालो और केस डालो, बस इतना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। और स्टडी के लिए, बेस के लिए मैं थोड़ा यहां पे रीड कर दूंगा, आप समझ लेना। क्रेता के उद्देश्य की उपयोगिता के बारे में अपलक्षित शर्त, धारा 16(1) के अनुसार, जहां क्रेता स्पष्ट अपलक्षित रूप से उस विशेष उद्देश्य को जिसके लिए माल चाहिए विक्रेता को इस प्रकार बता देता है कि जिसे यह प्रकट होता है कि क्रेता विक्रेता के कौशल और विवेक पर भरोसा करता है तथा माल ऐसे वर्णन का है जिसे को विक्रेता व्यापार के सामान्य अनुक्रम में प्रदान करता है, भले ही वह उसका निर्माता या उत्पादक न हो। देखो इस बात को यहीं तक समझेंगे हम, यानी कि जब कोई वस्तु हम खरीदने जाते हैं और हमने बता दिया है कि भाई हमें जो वस्तु चाहिए किसके लिए चाहिए। जैसे हम कभी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में नॉर्मल, तो हम ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब हम शादी का सामान, दावत का सामान लेने जाते हैं तब हम बहुत एक बात को काफ़ी बार कहते हैं, भाई सामान अच्छा सा देना, क्योंकि ये जो सामान है शादी के लिए जा रहा है। क्योंकि अगर हम डेली वेज के लिए लेके जाते हैं तो एक आध दिन खराब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार कहते हैं भाई सामान शादी के लिए जाना है, सामान जागरण के लिए जाना है, दावत के लिए जाना है, तो ऐसे हम कहते हैं। लेकिन जो क्रेता है, खरीदने वाला है, जो बेचने वाले पर विश्वास करता है कि भाई वो जो सामान हमको देगा वो अच्छा ही देगा, और ये हमें उस पर पूरा भरोसा है और पूरा आश्वासन है, लेकिन उसके बाद भी वो खराब सामान देता है, तब उसके लिए कुछ दाई बैठाया जाता है। यानी कि उन दोनों में आश्वासन, यानी बहुत अच्छा प्यार हो, शर्त का जो है दोनों में अच्छा संविदा हो कि भाई जो ये सामान देगा वो अच्छी देगा। वहां ये अपलक्षित शर्त रहती है कि माल ऐसे उद्देश्य के लिए तर्कसंगत रूप से उचित होगा। अति
अतः यदि माल उचित नहीं होगा तो विक्रेता माल वापस कर सकता है तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसने बताया कि भाई ये सामान जो मेरी शादी के उपयोग के लिए जा रहा है, किसी इम्पोर्टेंट कार्य के लिए जा रहा है, या मैं इसे पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा हूँ, या मुझे अच्छी तरह से डाइट लेनी है, खाना करना, मतलब कुछ भी सामान हो, आपने बता दिया है कि भाई मुझे उस कार्य के लिए चाहिए। अगर उसमें कोई खराबी निकलती है, वो सामान खराब निकलता है, तो आप विक्रेता को वापस कर पैसा ले सकते हो और क्षतिपूर्ति ले सकते हो। इसी का हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, पृष्ठ बनाम लास्ट। पृष्ठ बनाम लास्ट में देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत मजे आते हैं इसे पढ़ने में, ध्यान रखना। वादी ने प्रतिवादी केमिस्ट से एक गर्म पानी की बोतल मांगी और पूछा कि क्या बोतल में खौलता हुआ पानी भरा जा सकता है। प्रतिवादी ने वादी को अमेरिकन रबर की बोतल बेच दी और कहा कि बोतल में गर्म पानी तो भरा जा सकता है, किंतु खौलता पानी नहीं भरा जा सकता। वादी की पत्नी ने जब बोतल में गर्म पानी भरा तो वह फट गई। निर्णय हुआ कि प्रतिवादी बोतल की कीमत वसूल कर सकता है। यहां पर देखो, वादी कर देना आपको, ठीक है ना। यानी कि एक व्यक्ति बोतल खरीदने के लिए किसी दुकान पर गया और उसने दुकानदार से बोला कि भाई मुझे एक गर्म पानी की बोतल दे दो जिसमें खौलता हुआ गर्म पानी भरा जा सके। उस जो विक्रेता था उसने एक बोतल दे दी, अमेरिकन बोतल जो रबर की बोतल थी, उसमें सिर्फ गुनगुना पानी ही भरा जा सकता था। लेकिन जब वो अपने घर पर लेके गया और उसकी पत्नी ने उसमें गर्म पानी डाला तो वो फट गई। अब जो वहां से खरीद कर जो लेके गया था उसने बोला कि भाई मैंने आपसे बोला था कि क्या खौलता पानी इसमें डाला जा सकता है, आपने बोला था डाला जा सकता है और आपने दे दी थी, ठीक है, और आपने ये बताया था कि इसमें गुनगुना पानी, लेकिन हमें तो इसमें खौलता पानी भरना था और मैंने आपसे बूझा भी था कि खौलता हुआ पानी भरा जा सकता है, तब आपने मुझे ये वाली बोतल दे दी थी। तो यहां पर जो क्रेता है, जो खरीद कर लेकर गया है, वो बेचने वाले से क्षतिपूर्ति ले सकता है, क्योंकि जब वो आया था उन्होंने बूझा था कि मुझे ऐसी बोतल दे दो जिसमें खौलता पानी भरा जा सके, और मैंने आपसे बोला था लेकिन आपने मुझे एक बोतल दे दी, लेकिन जब मैंने उसमें घर जाकर खौलता पानी भर पाया तो वो फट गई। अब इस बोतल के जो पैसे हैं आप मुझे दोगे। लेकिन आपको एक काम और करना है, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई एग्जाम्पल लिखो, आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपना एग्जाम्पल लिखो, आपने हेडिंग्स ले ली, देखो यहां से इस तरीके से आपने यहां से हेडिंग्स ले ली। हेडिंग लेने के बाद आपने यहां पे एक्सप्लेन करा, ये वाली चीज आपको लिखनी नहीं है, बस आपको वहां पे ये लिखना है हेडिंग, और ये एक्सप्लेनेशन ये जो है आपको समझने के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है? आपके समझने के लिए है। आपने ये लिखी और ये सेक्शन लिख दिया और ये आपने समझ लिया। समझने के बाद आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल आपने यहां से ले लिया, ठीक है। अब आपने एग्जाम्पल लेने के बाद अब आपको क्या करना है, एक अब वहां पर अपवाद लिखना है। अपवाद लिखने कर आपको वहां पर एक बात लिखनी है। वो क्या लिखनी है इसके बाद उसमें, कि जब कोई खरीदने वाला व्यक्ति किसी वस्तु का नाम लेकर वस्तु खरीदता है, उसने जैसे अब सपोज करो वो पानी की बोतल लेने गया था, अब सपोज करो वो बिस्लरी, उसने बोला कि भाई मुझे बिस्लरी पानी की बोतल दे दो, और उसने नाम से कि मुझे 20 रुपए वाली बिस्लरी की ठंडी पानी की बोतल दे दो। अब उसने वो ठंडे पानी की बोतल खुद कह कर ली बिस्लरी की। अब उसकी जो पत्नी थी वो बीमार थी, उसको डॉक्टर ने बताया था कि स्वच्छ पानी देना है और गर्म पानी देना है, लेकिन वो बिस्लरी का पानी लेकर ठंडा पानी लेकर चला गया और ठंडे पानी से अपनी पत्नी को दवा दे दी। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अब उसके ऊपर वो केस करना चाहता कि भाई मैंने जो पानी लिया उससे आप मेरी पत्नी जो है और ज़्यादा बीमार पड़ गई है। तो यहाँ पर वो कह सकता है कि भाई आपने खुद डिमांड की थी कि मुझे बिस्लरी की पानी की बोतल दो ठंडी, और आपकी पत्नी बीमार थी, तो आपको बड़े सावधानी के साथ आपको गर्म पानी कर कर देना था। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये है अपवाद। यानी कि जब हम किसी वस्तु का नाम लेकर चीज खरीदते हैं,
चाहे वो अंदर से खराब निकले, सड़ी निकले या कुछ भी हो। जब हम कभी किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं और हम डायरेक्ट नाम से परचेज करते हैं कि भाई मुझे तो वो ही दो, तब उसमें बेचने वाले का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वो आपने खुद खरीदा है, ठीक है ना। आप उसकी जिम्मेदारी या शर्त, एक्सपायरी डेट तो देख सकते हो, लेकिन वो विक्रेता से आप जिद नहीं कर सकते हो कि आपकी ये जो वस्तु है खराब निकली है, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने खुद डिमांड करके खरीदी है। देखो ये चीज मुझे एक्सप्लेन इसलिए करनी पड़ रही है, आप बोलोगे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पिछले 10 साल में कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन आया है, तो इसलिए इस पर मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अब के भी आपके एग्जाम में आ जाए। आपको एग्जाम्पल बता दिया, आपको अपवाद भी बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है व्यापारिक गुणवत्ता के बारे में अपलक्षित शर्त। व्यापारिक गुणवत्ता, व्यापारिक गुणवत्ता के बारे में अपलक्षित शर्त, और ये सेक्शन धारा 16(2) के अनुसार, देखो मैं आपको वही चीजें अब दिखा रहा हूं, मैं हाइड कर रहा हूं और सब चीजों को। सेक्शन 16(2) के अनुसार व्यापारिक गुणवत्ता के बारे में अपलक्षित शर्त, आपको यहां से ये हेडिंग और ये सेक्शन उठा लेना है, आगे चलना है आपको। अब हम यहां पर देखेंगे गुणवत्ता। अभी हमने हेडिंग से देखी थी व्यापारिक गुणवत्ता के बारे में अपलक्षित शर्त, यानी शर्त होनी चाहिए। अब हमने इसका एक एग्जाम्पल ले लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नंबर मिलते हैं, इतने आपको थ्योरी पे नंबर नहीं मिलेंगे जितने आपको एग्जाम्पल्स पे नंबर मिलेंगे। जेम्स बनाम जस्ट 1868 में लिवरपूल के एक व्यापारी ने लंदन के एक व्यापारी से मनीला सन खरीदा। यह जहाज द्वारा सिंगापुर से आ रहा था। आने पर यह देखा गया कि सन समुद्री पानी से भीगकर इतना खराब हो चुका था कि उसे बाजार में सन कहकर बेचा नहीं जा सकता था। फलस्वरूप उसे 25% की छूट देकर बेचा गया। निर्णय हुआ कि सन विक्रय योग्य नहीं था, अतः क्रेता विक्रेता से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी था। यानी कि इसमें जेम्स बनाम जस्ट नामक जो 2 व्यक्ति थे, इन्होंने क्या करा, लंदन से एक बार सन आ रहा था। सन जो है व्यापार करने के लिए आया था। अब वो व्यापारी ने उससे खरीदा। व्यापारी ने जब उससे खरीदा तो उसे उसकी गुणवत्ता पर कोई डाउट नहीं था कि भाई जो सामने वाला व्यक्ति दे रहा है ये मेरा परिचित है और ये अच्छी चीज देगा मुझे। उसने जो है सन खरीदा, लेकिन जो व्यापारी था उसको पता थी कि जो मैं सन बेच रहा हूं ये सड़ गया है, गल गया है, खराब हो चुका है, और इसकी जो गुणवत्ता है वो मजबूत सन की नहीं बची है, और मैं इसे धोखेधड़ी से डिस्काउंट पर बेच रहा हूं। अब जो व्यापारी था उसने सन को खरीद लिया, उसकी गुणवत्ता उसके व्यवहार पर, विश्वास पर छोड़ दी कि ये जो मुझे वस्तु देगा अच्छी देगा। लेकिन जब उसने उसका उपयोग करा तो वो खराब निकली, बेकार निकली, वो उपयोग करने के लायक नहीं थी, ना बेचने के लायक थी। यहां पर जो व्यापारी था उससे अपनी क्षतिपूर्ति लेने के लिए जिम्मेदार था। वो विक्रेता जो है उसे क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार था कि भाई मैंने जो क्रेता को जो सन दिया है, जो खरीदने वाले को सन दिया है, वो मुझे पहले ही पता था कि ये खराब क्वालिटी का है, ये बारिश में भीग चुका था, लेकिन ये मैंने तो डिस्काउंट में बेच ही दिया, अगर बिक जाए तो बिक ही जाए, ठीक है। अब इसकी जो क्वालिटी है खराब निकल गई है, सामने वाले को पता चल गया है, और पता चल गया है अब मैं इसके पैसे वापस कर दूंगा, और उसे पैसे वापस करने ही होंगे। अब इसका एक अपवाद आता है, अपवाद को हम देखते हैं। अपवाद को देख लो, ऐसे में हाईलाइटर करते करते आपको अपवाद बता देता हूं। इन्होंने क्या बोला था कि जब कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास कर कोई वस्तु खरीदता है और वो वस्तु खराब निकल जाए तो वो उसे उसके पैसे वापस कर देगा। लेकिन एक बात इन्होंने अपवाद में क्या लिखना है, आपको अपवाद लिखकर आपको क्या लिखना है, अपवाद, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जांच परख करके उसकी शर्त बूझकर खरीदता है, उसके बाद अगर वो वस्तु खराब निकलती है, उसकी जांच पड़ताल करने के बावजूद वो खराब निकल जाती है, उसकी जो समय सीमा है उससे ज़्यादा उपयोग करने के बाद अगर वो खराब हो जाती है,
तब बेचने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। हम कोई वस्तु बाजार में खरीदने के लिए गए और हमें खूब पता था कि जो सामने वाली हम वस्तु ले रहे हैं वो उसकी क्वालिटी बेकार है, सही है या किस प्रकार की है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हमने उसकी खूब जांच पड़ताल करी, खूब देखा भारी करी, उसके बाद अगर वो वस्तु खराब निकल आती है तब बेचने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हमने जांच पड़ताल कर ली है, ये हमें अपवाद में लिख लेना है कि अगर वस्तु की जांच पड़ताल और उसके बारे में जानकारी ले ली जाए तब भी उसे खरीदा जाए, तब विक्रेता उसके लिए पैसे या क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अब थर्ड नंबर का पॉइंट देखते हैं, व्यापारिक प्रथा द्वारा जुड़ी हुई अपलक्षित शर्त व आश्वासन। धारा 16(3) के अनुसार, सेक्शन 16(3) के अनुसार, इसे हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। देखो, इसे हाइड करने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप डिस्टर्ब ना हो, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को स्टडी करो जो आपके लिए उपयोगी है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जॉन्स बनाम बाउडन 1813 में विक्रेता ने नीलामी द्वारा समुद्री क्षतियुक्त दवाइयाँ बेची। उन्होंने कुछ दवाइयाँ थी विक्रेता के पास, जो बेचने वाले होते हैं उनके पास कुछ दवाइयाँ थी, और वो जो समुद्र में क्षतिग्रस्त, यानी समुद्र में वो खराब हो गई थी, यानी उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी दवाइयों में। समुद्री क्षतियुक्त दवाइयाँ बेची। यद्यपि विक्रेता ने दवाइयों का प्रदर्शन किया था, किंतु यह नहीं बताया कि वह समुद्री क्षतिग्रस्त थी। जब विक्रेता ने वस्तुओं को यानी दवाइयों को बेचा तो उसे पता था कि ये जो दवाई है क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन जब उसने बेचा तो उसने किसी को बताया नहीं था कि ये बेकार दवाई है, और लोगों ने उनको खरीद लिया, किंतु यह नहीं बताया कि समुद्री क्षतिग्रस्त थी। निर्णय हुआ कि जो समुद्री क्षति वाली दवाइयाँ नीलाम हुई द्वारा बेची जाती थीं, उनके बारे में यह तथ्य विक्रेता को बताना चाहिए था, क्योंकि ऐसी व्यापारिक प्रथा थी। अतः ऐसा न कहना यह कहने के समान था कि माल समुद्री क्षतिग्रस्त ना था, तथा विक्रेता माल वापस करके कीमत प्राप्त कर सकता था। यानी कि एक विश्वास होता था, व्यापारिक प्रथा द्वारा जुड़ी हुई अपलक्षित शर्तें आश्वासन। यानी ये हेडिंग आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जब कोई क्रेता विक्रेता जो होते हैं, जो व्यापारिक समुद्र द्वारा जो व्यापार करते हैं, एक दूसरे पर आश्वासन यानी पूर्ण विश्वास का और शर्त का संबंध होता है। लेकिन एक विक्रेता ऐसा था, उसकी जो दवाई थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी समुद्र में, सीलन मान लो या पानी से मान लो, या टाइम ओवर हो गया था, एक्सपायरी डेट हो गई थी, उनको पता था, लेकिन उसमें कोई ऐसा चिन्ह नहीं था क्रेता उससे जांच पड़ताल कर ले कि भाई ये खराब हुई है या नहीं हुई है। एक तो उस पर ये चीज़ नहीं थी, या क्रेता ने उस पर विश्वास करा कि जो मैं वस्तु ले रहा हूँ, जो मैं दवाई ले रहा हूँ वो सही है, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि ये जो हमने दवाई खरीदी है ये तो बेकार है, क्षतिग्रस्त है। तब यहाँ पर जो विक्रेता है, बेचने वाला जो है, खरीदने वाले को जितनी माल की उन्होंने वस्तु खरीदी है वो देगा, और प्लस क्षतिपूर्ति देगा, जो उनके पैसों की उसने गलत उपयोग करा है उसकी क्षतिपूर्ति देगा। तो ये था व्यापारिक प्रथा द्वारा आश्वासन या शर्त को तोड़ना या विश्वास को तोड़ना। आगे देखते हैं, एक चीज और आती है, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि ए ने वैसे 100% शुद्ध कनेरी के बीज मंगवाए, किंतु बीज 98% ही शुद्ध थे। निर्णय हुआ कि व्यापारिक प्रथा के अनुसार 98% कनेरी की ही 100% शुद्ध मात्रा माना जाता है। अतः 2% अशुद्धता होने के कारण क्रेता माल को वापस नहीं कर सकता, वह केवल छूट प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संविदा व्यापारिक प्रथा से बाध्य है। यानी कि देखो, एक एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं कि एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे 100% कनेरी के शुद्ध बीज ला कर दे दो। वो दुकान पर गया और उसने 100% शुद्ध बीज खरीद लिए, लेकिन जब उसे आकर तोला, उसकी सफाई करी गई तो उसमें 98% ही शुद्ध बीज निकले। तो यहाँ पर जब वो बाद लेकर गया, उस पर केस लेकर गया कि भाई मैंने 100% शुद्ध कनेरी के शुद्ध बीज मांगे थे, ये 98% है, तो वहाँ पर यह निर्णय हुआ कि जब हम कोई माल खरीदते हैं किसी से, उसमें 1-8% अगर कोई चीज़ खराब निकल आती है, और व्यापार में क्या होता है,
अगर हम 100% शुद्ध आपको चीज़ दे रहे हैं, 2% तक अगर उसमें त्रुटि निकलती है तो वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि 1-2% तो सफाई करने में या किसी कारण से थोड़ी बहुत 19-20 हो जाता है। सपोज करो हम किसी के मार्केट गए, मार्केट से हमने मार्केट वाले से बोला कि भाई हमको 2 किलो आलू दे दो, लेकिन जब उसने आलू तोले गलती से उसमें 2 प्याज चली गई। उसने तोला सही था, आलू ही तोलने वाला था, लेकिन गलती से प्याज जो उसमें चली गई, लेकिन प्याज की कीमत कम थी, आलू की कीमत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब जो सब्जी वाला है हमको हमारे 2 किलो आलू के पैसे वापस करेगा। वो जो काम हुआ है वो गलती से, बाय मिस्टेक हुआ है, और ऐसा जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो बेकार नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे प्याज है वो हमारे उपयोग के लिए है, वो भी हमारे काम ही आएगी, और ऐसा बाय मिस्टेक हो भी जाता है। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें 1-2% की अगर कोई अशुद्धता है, और व्यापार में ऐसी अशुद्धता नहीं देखी जाती है। या आप प्याज लेकर आए, सपोज करो 1 किलो प्याज लाए और प्याज के छिक्कल उसमें ज़्यादा थे, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि भाई इस प्याज में तो छिक्कल ज़्यादा है, इसकी अब गुणवत्ता बेकार है, ऐसे नहीं माना जाएगा। 1-2% थोड़ा 19-20 है तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दोनों ही वहाँ पर लिखने हैं। ये तो हो गया है केस, और ये है आपका अपवाद। ध्यान रखना, ये क्या है, अपवाद है आपका, और ये है आपका केस ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि हमें केस और अपवाद एक साथ ही देने हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं हम अपने, क्योंकि हमारे इसमें 4th टाइप थे, इसको देखते हैं। देखो इसमें हम समझाते हैं कि स्पष्ट शर्त या आश्वासन, यानी स्पष्ट शर्त या आश्वासन अपलक्षित शर्त या आश्वासन को समाप्त नहीं करती है। यानी कि हम कोई शर्त दे रहे हैं, यानी शर्त लगा रहे हैं, मतलब शर्त दे रहे हैं या आश्वासन विश्वास दे रहे हैं कि भाई जो मैं वस्तु दे रहा हूं ये 100% सही होगी, लेकिन अपलक्षित शर्त या आश्वासन को समाप्त नहीं करती है। लेकिन उसकी नेगेटिव, यानी हमने जो वस्तु दी है, हमने बोला कि भाई ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल क्वालिटी सही है इसकी, आप इसे ले लो, लेकिन जब हम उसे लेकर गए तो उसकी नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसकी हम उसे अपलक्षित नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो आपने वस्तु दी है वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, वो बिल्कुल सही है हमारी शर्त के अकॉर्डिंग, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर उसमें कोई नेगेटिव चीज़ पाई जाती है, यानी अपलक्षित शर्त या आश्वासन होता है, को समाप्त नहीं करती। यानी कि सपोज करो हमने कोई वस्तु खरीदी और हमने उनसे बोला कि भाई जो मैं वस्तु दे रहा हूँ ये पूरी 100% सही है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो कहता है कि भाई चलो ठीक है मैं इसे ले जाता हूँ। जब वो उसका उपयोग करता है उसमें कुछ खराबी या 19-20 कमी निकल आती है, तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि सामने वाला उस कमी के आधार पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, वो उसे वापस कर सकता है, क्योंकि आपने शर्त दी है कि वो सही है। लेकिन आप ये मत सोचना कि उस 19-20 है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, उसे स्वीकार कर लेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बम्बई वर्मा ट्रेंडिंग कारपोरेशन बनाम अग्गा मोहम्मद। रेलवे कंपनी को इस शर्त पर स्लीपर बेचे गए कि कंपनी के विशेषज्ञ इन्हें पास करेंगे। मतलब उन्हें यह था कि जो हम इन्हें स्लीपर जो दे रहे हैं इसे कंपनी के जो सदस्य हैं इन्हें पास कर देंगे। निर्णय हुआ कि इस शर्त से स्लीपरों को विक्रय योग्य होने की अपलक्षित शर्त नष्ट नहीं की जा सकती। यानी कि उन्होंने ये बोला कि जो हम आपको स्लीपर बेच रहे हैं इन्हें आप पास कर दीजिएगा, और इसके जो विक्रय हैं वो अब बेचने अयोग्य नहीं होंगे। वो उनको पास करें या ना करें ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपका ज़्यादा ओवर टाइम हो जाता है, मैं आपको वैसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपको मैं एक बात समझा रहा हूँ। अगर आपका ओवर टाइम होता है, अगर आप हाईएस्ट 40 मिनट से ऊपर अगर किसी क्वेश्चन को कूद रहे हो, तो आप हेडिंग डाल के वहाँ पर आप केस का नाम लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना अपना, आपको उतने ही नंबर दिए जाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने भी काफ़ी बार ऐसे किया है, नंबर बहुत अच्छे आते थे, ठीक है ना।
देख लेते हैं एक बार और। रेलवे कंपनी को जो स्लीपर दिए गए थे उन्होंने आश्वासन दे दिया था, लेकिन उन्होंने बोला था शर्त नष्ट नहीं की जा सकती। जो हम आपसे शर्त कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ खराबी निकलती है तो हम आपके सामान को आपको वापस कर देंगे और ये खरीदने योग्य नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आधुनिक युग में व्यापार तथा वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तनों के फलस्वरूप क्रेता सावधान के अपवाद सिद्धांत से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। जो क्रेता सावधान के जो अपवाद सिद्धांत से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, यानी कि हम कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो हमारी जो खराब वस्तु निकल रही है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद की है। खुद इतने सक्षम हो जाओ, इतने चालाक हो जाओ कि उस वस्तु की जांच पड़ताल देखभाल कर सकें अच्छे से। ठीक है ना, क्रेता सावधान के अपवाद सिद्धांत से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। यह सिद्धांत प्राचीन काल में उस समय स्थापित किया गया जब क्रय विक्रय के सभी संव्यवहार खुले बाजार में होते थे। क्रेता और विक्रेता आमने सामने होते थे तथा क्रेता अपना माल ग्राहकों के सामने उनकी जांच के लिए रख देता था। क्रेता यदि माल को उचित समझता था तो खरीद लेता था, अन्यथा नहीं। परंतु आज व्यापार में इतना विकास और परिवर्तन हो गया है कि माल पत्राचार द्वारा बिकने लगा है और क्रेताओं के लिए माल को खरीदने के पहले इसकी जांच करना असंभव हो गया है। अतः क्रेता सावधान के सिद्धांत के अपवादों को स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इन अपवादों के महत्व को स्पष्ट करते हुए चीफ जस्टिस बेस्ट ने जोन्स बनाम ब्राइट में कहा था कि अनेक मामलों में जब बजाय क्रेता के सावधान रहने के विक्रेता का सावधान रहना अधिक आवश्यक हो गया है। अतः यह कथन आधुनिक युग में अपवादों के कारण क्रेता सावधान सिद्धांत लगभग विक्रेता सावधान में बदल गया है उचित ही प्रतीत होता है। देखो, इसका मैं आपको निष्कर्ष निकाल के दे देता हूं। आपको क्या निष्कर्ष लिखना है, आप आवाज को लिख लेना। जब पहले क्या होता था, आधुनिक समय में जब कोई वस्तु को बेचता था तो वस्तुओं को चबूतरे पर या खुले जगह पे रख दिया जाता था और उनसे बोला जाता था जो आपको पसंद आए अपने अनुसार छांट कर इसमें से सामान खरीद लो। लेकिन अब वर्तमान समय है ऑनलाइन का। अब हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट का नाम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, उसी नाम के आधार पर हम कंप्यूटर से फोन से ऑनलाइन हम उसे अपना परचेज करके मंगवा लेते हैं। हम उसे हाथ में लेकर नहीं देख सकते हैं, हम उसे खोल कर नहीं देख सकते हैं, हम उसका वजन वेट नाप कर नहीं दे सकते हैं, उसकी गुणवत्ता नहीं देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जस्टिस ने बोला था कि यहाँ पर जो है बेचने वाला जिम्मेदार नहीं है, अब जो जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा वो है खरीदने वाले की। अब ऑनलाइन का ज़माना है, पैकिंग का ज़माना है। पहले ज़माना क्या था, खुला सामान बिकता था, सभी को जांच पड़ताल करने की अनुमति होती थी। आज लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो सामान को ना तो चेक करते हैं, ना उसकी खराब या अच्छी है उसकी जांच पड़ताल करते हैं, बस ऊपर नाम देखते हैं और ऑर्डर कर देते हैं और ऑनलाइन चीज़ आपके दरवाजे पर आ जाती है। अब वो खराब है या सही, इसकी जिम्मेदारी है खुद आपकी। ये खुद जस्टिस ने बोला था बेस्ट जोन्स बनाम ब्राइट के केस में कि क्रेता यानी खरीदने वाला जिम्मेदार है, बेचने वाला जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि बेचने वाले ने तो अपना जो कार्य करना था वो उसने कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, जो आप सामान लेना चाहते हो वो जिम्मेदारी के साथ खरीदो और देखो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर विक्रेता को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो शर्त के अधीन होती हैं। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, अगर वो शर्त के अकॉर्डिंग नहीं है तब हम विक्रेता को दोषी ठहराएंगे। लेकिन फिर भी जजेस क्या कहते हैं, अब सावधान रहना क्रेता का जरूरी है, विक्रेता का नहीं। क्योंकि आपको जब कोई वस्तु चाहिएगी तो आप उसे खुद अपनी जांच पड़ताल कर कर खरीदें, वो विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा, उसके जिम्मेदार हम खुद ज़्यादा बनते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है, अतः यह कथन कि आधुनिक युग में अपवादों के कारण क्रेता सावधान का सिद्धांत लगभग विक्रेता सावधान में बदल गया है। यानी कि अब हमें विक्रेता सावधान यानी बेचने वाले को बड़ी ही सतर्कता से जांच पड़ताल करनी है, बेचने वाले की अच्छे से जांच पड़ताल करनी है कि जो मैं सामान उससे लेकर आ रहा हूं वो सही है या नहीं। अगर हम लेके आ जाते हैं तो वो हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है।
उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन पे मैंने लॉन्ग टाइम इसलिए लिया है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है भाई। देखो 45 यानी 50 मिनट के आसपास ये वीडियो होने वाली है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इस वीडियो को बनाने में, और मुझे खूब अच्छे से पता है कि इस वीडियो में एक दो जगह मेरे से लैंग्वेज में बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसको आप करेक्ट कर लेना, थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि जब इतनी देर बोलना होता है तो दिमाग काम नहीं करता है, थोड़ा हमारा मुंह भी दुख जाता है समझाते समझाते। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ उद्देश्य यह था कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन था, लेंथी था, एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो और कमेंट करो और अपने दोस्त और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।